सालों से चली आ रही इजराइल और फ़लस्तीन वॉर में ईरान का ओपनली आगमन हो चुका है। उसने अक्टूबर के पहले दिन ही 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर इजराइल के साथ एक ओपन ऑल आउट वॉर शुरू कर दिया है। Would be serious consequences for Iran if it launched a direct military attack against Israel. Inundated with videos showing a barrage of missiles launched from Iran towards Israel. Around 200 Iranian ballistic missiles launched from Iran rained down across Israel. Iran has launched a barrage of missiles towards Israel. इन सब को देखने के बाद मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर अब ईरान के साथ क्या होगा। क्या इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा? और आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जो मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल देश इजराइल के साथ सीधा तानाशाह पे उतर चुका है, वो भी तब जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ हो। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में आखिर क्या है ईरान का राज। अगर आप ईरान को जियोग्राफिकल देखो तो आपको एक चीज जरूर देखने को मिल जाएगी, वहाँ के बहुत ही बड़े बड़े पहाड़। ये पहाड़े इतनी ऊंची होती है कि वहाँ सोल्जर के लिए चढ़ना और सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ईरान का वेस्टर्न साइड जो पूरी तरीके से घिरा हुआ है एक पहाड़ से, जिसका नाम है जारकोस माउंटेन रेंज। इसकी ऊंचाई इतनी है कि यहाँ दूसरे देशों के सैनिक को लाना बहुत ही मुश्किल काम है। साल 1983 में सद्दाम हुसैन ने इसी साइड से ईरान पर हमला करने की कोशिश की थी, पर वहाँ खाने पीने की चीजें पहुंचाना सोल्जर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, जिस वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ठीक इसके नॉर्थ साइड में है अल्बोज माउंटेन, जो ईरान को सेफ रखती है कैस्पियन सिया से। और यहीं पर सबसे मिडिल ईस्ट का ऊंचा पहाड़ भी है, जिसका नाम है माउंट दवावन। इसी तरह ईरान के नॉर्थ ईस्ट में है कुवैत गिलादुन माउंटेन, जो ईरान को सुरक्षित रखती है सेंट्रल एशिया के देशों से। और ये सारे माउंटेन्स एक तरीके से ईरान के लिए नेशनल डिफेंस की तरह वर्क करता है। सेंट्रल ईरान यानी ईरान के बीचों बीच में है दस्त ए कबीर। ये दुनिया का सबसे इनहॉस्पिटेबल रेगिस्तान है। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए खाना, और ऊपर से भयंकर गर्मी। इन जैसे जगहों पे अगर दूसरे देशों के सोल्जर्स पहुंच भी जाए तो उनके लिए सरवाइव करना, जिंदा रहना ना के बराबर है। ऐसा पहले हो भी चुका है मंगोल और अलेक्जेंडर के साथ। हालांकि वो कुछ इलाके जीत चुके थे, पर वो ज्यादा दिन यहाँ पर टिक नहीं पाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होगी दुनिया भर के देशों के लिए जब ईरान पर्सियन गल्फ और स्ट्रेट हॉर्मुज जैसे इलाकों पर अपना कंट्रोल बना ले, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में इसी इलाके से तेल का निर्यात होता है और इजीली ईरान इस पर अपना कंट्रोल बना सकता है। कजाकिस्तान, सत अल अरब जैसे जो जगह है वहाँ पर ऑलरेडी ईरान की हमेशा नज़र रहती है, तो उसे अपने बाहरी देशों के इन्वेडर्स से ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि अभी मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो मिसाइल्स और ड्रोन्स का जमाना है, तो अपनी सेना इन जगहों पर कौन ही उतारेगा। लेकिन ये बात हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल को भी मालूम है, इसीलिए सभी देशों ने अपने अपने देशों में तरह तरह की सुरंग बना रखे हैं। ईरान की भी अपनी एक बहुत बड़ी सुरंग जाल है, इसीलिए बिना ग्राउंड पर सेना उतारे किसी भी देश को जीतना, उसकी जमीन को जीतना लगभग नामुमकिन है। अगर ईरान की हिस्ट्री की ओर देखें तो इसकी धरती ने काफी युद्ध देखे हैं। इसका इतिहास कल्चरली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली काफी रिच रही है। ईरान का इतिहास काफी लंबा और कॉम्प्लेक्स भी रहा है। ईरान दुनिया के सिविलाइजेशंस का सेंटर पॉइंट रहा है। इसे पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। 7th सेंचुरी में से अरब के मुस्लिम फोर्सेस ने जीत लिया। ससानिद एम्पायर के हारने के बाद पर्सिया में इस्लामिक राज्य आ गया। धीरे धीरे सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते यहाँ के जो पारसी लोग थे वो इस्लामिक धर्म अपनाने लगे। इससे पहले वो ज़ायोनिज्म नाम के एक ईश्वर की पूजा किया करते थे, इसीलिए कई पारसियों ने इस्लामिक धर्म मानने से इनकार कर दिया और हिंदुस्तान जैसे कई देशों में आकर रहने लगे। भारत में, महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी संख्या में पारसी फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे सर रतन टाटा जी जो हमारे पारसी फैमिली बैकग्राउंड से आते थे। 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक तो ईरान में इस्लामिक राज्य ही फैला रहा, लेकिन इसके बाद 16th सेंचुरी में सफाविद डायनेस्टी के वक्त शिया इस्लाम को ही स्टेट रिलीजन बना दिया गया, जिसके बाद अभी तक ईरान में इस्लाम को मानने वाले लोग ही रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि जब ईरान को जीतना इतना ही मुश्किल था तो अरब के लोगों ने इसे कैसे जीत लिया? तभी तो ये रेगिस्तान, पहाड़ और समंदर हुआ करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त ससानिद एम्पायर कई सारी अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा था। पर्सिया में बार बार युद्ध हो रहा था, राजा बदल रहे थे। वेजेंटाइन एम्पायर के साथ 26 सालों तक पहले ही युद्ध लड़ चुके थे। मतलब ससानिद एम्पायर काफी कमजोर हो चुका था। कहा जाता है कि कई इलाकों में तो अरब फोर्सेस से लड़ने के लिए कोई था ही नहीं, और पश्चिमी फोर्सेस के मुकाबले अरब की सेना काफी मजबूत थी, इसीलिए अरब ने आसानी से पर्सिया को जीत लिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ईरान अकेले अमेरिका
अमेरिका का सामना कर रहा है, उसके सामने खड़ा है, विरोध कर रहा है, लड़ रहा है। ईरान के शासक राजा शाह ने 1930 के दशक में ईरान का मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, लेकिन टर्की के कमाल पाशा की तरह कामयाबी नहीं मिली। राजा शाह ने सेना को मजबूत करने के लिए और देश को डेवलप करने के लिए एजुकेशन की तरफ फोकस किया, ताकि जो देश में धर्म का असर है वो कम किया जा सके। इसके बाद ईरान में जो भी धर्म की बातें करता था उसे या तो जेल में डलवा दिया जाता था या फिर देश से ही बाहर निकाल दिया जाता था। अयतुल्ला खुमैनी भी देश से बाहर निकाले गए थे, जिसके बाद वो इराक और पेरिस जैसे देशों में जाकर रहने लगे थे। साल 1970 में अयतुल्ला खुमैनी की लीडरशिप में इस्लामिक रेवोल्यूशन, अमेरिका के इशारे पर काम करने वाले राजा शाह की सत्ता उखड़ गई और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया। अयतुल्ला खुमैनी सुप्रीम लीडर बन गया। रेवोल्यूशन के बाद इस्लामिक कानून को अपनाया गया और पश्चिमी संबंधों को हद से ज्यादा कम किया गया। ये क्रांति ईरान के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव बनकर आई और उसने इस देश को एक धार्मिक राज्य के रूप में स्थापित किया। और फिर ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए दिन पर दिन उसमें ही लगा रहा। अमेरिका के लाख बाधितों के बाद भी ईरान ने अपने पैर नहीं सकरे, बल्कि प्रॉक्सी आर्मी बनाकर उसने अपने प्रभाव को और मजबूत ही किया। ये ईरान का ही असर है कि शिया हो या सुन्नी, दुनिया का हर एक सोचने समझने वाला मुसलमान आज अरब जैसे देशों को बुरा भला कह रहा है और ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह यह भी है कि ईरान ने शिया सुन्नी से पड़े जाकर लड़ना, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों में अपनी सेना तैयार कर दी है, जो इजराइल से भिड़े रहते हैं। चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो या हुती हो, ये सभी ईरान के इशारों पर ही काम करते हैं और ईरान ही इन्हें फंड, हथियार, सपोर्ट और ट्रेनिंग देते हैं। ईरान एक और चीज में ऊपर बाजी मार जाता है। दुनिया भर में जितना भी तेल प्रोड्यूस होता है, ईरान उसका 10% अकेले प्रोड्यूस करता है। हालांकि ईरान तेल के मामले में तीसरे नंबर पर आता है, पर नेचुरल गैस के मामले में रूस के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 29.6 ट्रिलियन क्यूबिक नॉटिकल गैस का भंडार ईरान के पास है। अगर ईरान अपना सारा तेल सप्लाई रोक भी दे तो इसे 165 सालों तक यूज कर सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का सारा तेल और नेचुरल गैस गल्फ और पर्शिया से लेकर कैस्पियन सागर के इलाकों में ही मिलती है और ईरान इन सारे जगहों पर फैला हुआ है। इसके अगल बगल के देशों के पास कुल कच्चे तेल का लगभग 49% हिस्सा है। साल 2022 में गल्फ पर्शिया के 7 देशों ने दुनिया का कुल 32% कच्चा तेल प्रोड्यूस किया था। सत अल अरब से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक 650 मील की दूरी पर ईरान का दखल है, टैंक और मिसाइलों को छिपाने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर ईरान का समुद्री किनारा लगभग 1000 मील लंबा है, जबकि यूएई सिर्फ 733 नॉटिकल मील्स लंबा है। इसके अलावा कैस्पियन सिया की सीमा रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से मिलती है। तभी तो ईरान अमेरिका और वेस्टर्न देशों के तमाम सेक्शंस को झेल लेता है और डटा रहता है। इसी तरह ईरान कल्चरली और पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी हिस्सा रही है पूरी दुनिया में। ईरान ने अपने कल्चर को कई तरीकों से बढ़ावा दिया और उसका कल्चर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्य और कलात्मक वजह है। सादी, रुन्नी, हैफिज, ये पर्सन के कुछ ऐसे महान कवि थे जिन्होंने प्रेम, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी पर गहन विचार दिया है। इनकी लिखी हुई पोएट्री आज भी पूरी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। 1979 में इस्लामिक क्रांति ने ईरान को मजहबी मुल्क और कल्चरली ताकत के रूप में फिर से डिफाइन किया। ईरान ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को बढ़ाने के लिए लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हुती, इराक और मलेशिया जैसे संगठनों का समर्थन किया। अगर राजनीतिक तौर पर ईरान को देखें तो उसने खुद को बचाने के लिए प्रॉक्सी आर्मी का एक ऐसा मॉडल पेश कर दिया है जो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देश को उलझा कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट के मामले में मार्टिन क्रेमर लिखते हैं कि ईरान की ताकत सिर्फ उसके भूगोल या इतिहास में नहीं छुपी, बल्कि स्ट्रेटेजी और प्रॉक्सी फोर्सेस के इस्तेमाल में भी उसकी ताकत का राज है। ईरान ने लेबनान, हिजबुल्ला, यमन और हुती जैसे समूहों को रेपुटेशन देकर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा और रुतबा दोनों बढ़ाया है। ये कहते हैं कि ये रणनीति ईरान को बिना युद्ध में शामिल हुए अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत देती है। अमेरिका ने काफी कोशिश की कि ईरान टूट जाए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ईरान ने बाकी देशों की तरह खुद अलग चलना सीख लिया। अब ईरान बहुत सारे हथियारों को तो खुद अपने देश में ही बनाने लगा है। बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में तो वो काफी आगे जा चुका है। लगभग 21,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स उसके पास है। इसके अलावा अब तो ईरान ड्रोन्स भी बनाना शुरू कर दिया है। हमने देखा है कि ईरान ने कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। आरजीसी के मुताबिक 100 में से 90% मिसाइल्स अपनी सटीक निशाने पर लगी है, लेकिन इजराइल का कहना है कि जो भी मिसाइल्स यहाँ मारे गए थे उनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही ब्लास्ट करवा दिया गया था। Over 180 ballistic missiles. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted
by Israel and a defensive coalition led by the United States. अब बात यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रामों को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि ईरान वो देश है जो जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहता है।